हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार एकेडमी उत्थान में। जी हाँ, ये एक प्रकार का परिवार ही है क्योंकि आपका सपोर्ट है और मेरी मेहनत है, ये दोनों को मिलकर ही ये चैनल, ये एकेडमी उत्थान चल रहा है। इसीलिए इसे आज से आप लोग परिवार ही कहिए। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर, तो जुड़ जाइए। आज मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा टॉपिक, इतना बेस्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि क्लास 11th आर्ट्स के स्टूडेंट जो पॉलिटिक के हैं, क्लास 12th और कंपटीशन बैच, इन तीनों के लिए भी आई है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये भी आई है और ये हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके 11th 12th में भी ये 5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी 1 से 2 क्वेश्चन इसके देखे जाते हैं। तो इसीलिए आप तीनों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इसे नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि 11th 12th कंपटीशन क्या है। कंपटीशन में वही चीज़ें पूछी जाती है जो क्लास 7 से लेकर क्लास 12th के बुक में होते हैं, तो साइंस हो और आर्ट्स बुक हो या फिर मैथ के हो, तो इन्हीं से उठकर टॉपिक आते हैं। तो इसीलिए तीनों टॉपिक जो है आपके लिए, आप तीनों के लिए ये टॉपिक भी आई है। इससे पहले भी मैंने जो कराया वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसमें है आपको कि जमकर तैयारी करना है, जुड़ जाना है, क्योंकि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आप अगर संघर्ष नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि बाद में करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि जो अभी करते हैं वो छोड़ देते हैं। यानी कि जितना मेहनत वो छोड़ देते हैं वही आप बाद में करते हैं, तो इससे आपके रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप मेरे साथ ही साथ मेहनत करें, आप नोटबुक और पेन उठा लें और जो भी नोट आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर नोट करें और उसका रिवाइज करें। ऐसा करने पर आपको 1 लाइनर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी आप भूलेंगे नहीं। आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ ट्रिक भी बताऊंगी, जो भी ट्रिक होगा मैं इसमें आपको इंक्लूड करूँगी। तो चलिए, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक जो होता है ये कॉन्फिडेंस होता है एक तरह का टीचर के लिए कि बच्चे हमें इतना पसंद कर रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आप और क्या क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करूं और क्या क्या कौन से और टॉपिक लाऊं। तो आपकी राय से ही मैं चलाऊंगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको दिलाना है। तो इसीलिए सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा अगर नए हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी ही है। आप जानते ही हैं कि टीचर का कॉन्फिडेंस जो होता है ये सब्सक्राइब और लाइक ही होता है। तो चलिए, अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो संविधान की अनुसूचियाँ, सबसे पहले जानते हैं कि ये अनुसूची क्या है, ये संविधान क्या है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश ने कहा कि आपको अपने देश का एक संविधान बनाना होगा, यानी आपको अपने देश का एक नियम कानून बनाना होगा। संविधान का अर्थ ही होता है नियम कानून का संग्रह। संविधान को कहते हैं नियम कानून का संग्रह। यदि आपने राकेश रोशन की एक मूवी देखी होगी, ये राकेश रोशन की एक मूवी है, खूबसूरत मूवी, रेखा है उसमें अभिनेत्री, तो वो मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक घर है जहाँ राकेश रोशन का जो घर है उसकी वहाँ उनकी माँ एकदम नियम कानून लगा के रखी है कि ऐसा होगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार एक घर में नियम कानून, उसमें एक सॉन्ग भी है, सारे नियम कानून तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। तो अच्छा है, देखिएगा मूवी, पुरानी मूवी वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, मैं तो अक्सर देखती हूँ। तो नियम कानून जो है उसी को कहते हैं संविधान। चाहे वो किसी घर के लिए हो, किसी राज्य के लिए हो, किसी समाज के लिए हो, किसी संस्था के लिए हो या फिर किसी देश के लिए हो, तो उसी नियम कानून को संविधान कहा गया, जो हमारे देश का नियम कानून है, जिसमें अधिकार है, अनुसूची है, अनुच्छेद है। तो इसी का एक पार्ट, इसी संविधान का एक पार्ट हम अनुसूची पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद थे, मेंबर थे, अनुसूची थी, अधिकार थे, बाद में चल के संविधान संशोधन भी हुआ। तो ये जो अनुसूची थी
वो मूल संविधान, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और पहले भी जिन्होंने कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी। और अगर पूछे कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, देखेंगे किन में क्या क्या है। और लगभग इससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए ना, तो आज ये 40 to 50 कह लीजिए 40 to 50 ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं इससे, जो मोस्ट VVI होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अनुसूचियों का बारीकी से अध्ययन। तो प्रथम अनुसूची, पहला अनुसूची जो है उसमें क्या है, तो पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, 9 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। चूँकि आपको पता होगा कि 2019 का अधिनियम, 2019 में एक अधिनियम आया जिसके तहत जम्मू कश्मीर, ध्यान से सुनिएगा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर यूटी के रूप में बना दिया गया, यानी एक यूटी बना दिया, और इन्हें यूटी के रूप में दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2020, यानी कि 2020 से हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर एक कर दिया गया। तो 2019 का अधिनियम, और कब से कर दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2020 से। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी 31 अक्टूबर 2020 से जब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आ गए, यानी कि प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन होता है। आप ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिक इसको बताऊंगी भी कि सबसे पहले राज्य और यूटी, यानी कि सबसे पहले आपका घर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गेट पर आया, या फिर आप ही जब अपने घर के दरवाजे पे हैं, तो सबसे पहले आपके सामने आपका घर है, यानी कि ये 28 राज्य और ये 9 केंद्र शासित प्रदेश, ये एक घर की तरह है। उसके बाद आ जाइए द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में है, मिटा दो या रहने देती हूँ। द्वितीय अनुसूची में है कि हमारे देश के जो उच्च पद पे आसीन, जैसे में कि राष्ट्रपति हो गया, इसको मिटाना ही पड़ेगा, जैसे में कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, अन्य भी ऐसे जो बड़े बड़े पद हैं, उनके वेतन भत्ते, यानी कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना भत्ता मिलना चाहिए, इनका वर्णन किया गया है, वेतन भत्ते का। अब देखिए, जब आप घर में चले आए, यानी प्रथम अनुसूची में जब आप घर में चले आए, तो उसके बाद आप खाना खोजिएगा। घर में आने का जब आपका घर हो, घर में सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन खाना नहीं हो, तो ये तो आप रह नहीं पाएंगे उस घर में। तो सबसे पहले खाना होता है, घर के बाद खाना जरूरी है। तो यहाँ देख लीजिए, तो मान लीजिए कि वेतन भत्ता जो है इनका एक प्रकार का भोजन है, इनके लिए जरूरी आवश्यकता है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य जो भी बड़े बड़े पद हैं, तो उनके वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। अब तृतीय अनुसूची में आ जाइए। तृतीय अनुसूची में है कि जितने भी बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर अन्य जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग जो हमारे देश में चुनाव कराता है, चुनाव आयोग, और निर्वाचित करता है निर्वाचन आयोग। तो जो निर्वाचन आयोग हो गया, पहले तो इनको वेतन भत्ता मिल गया द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में है इनके शपथ का प्रावधान, यानी कि जब आपने घर आ गए, खाना खा लिया, तो उसके बाद आप शपथ लेंगे कि आप इस घर को अच्छे से चलाएंगे, घर में अच्छे से रहेंगे, कोई सामान नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से तृतीय अनुसूची में है शपथ का प्रावधान, जैसे उच्च पद के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, इन सब के शपथ का प्रावधान दिया गया। अब चौथे अनुसूची में आ जाइए। चौथे अनुसूची में है राज्यों में, जो भी राज्य हैं, जैसे अभी ये जो 28 राज्य हैं, राज्यों में राज्यसभा। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के हमारे
3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 मुख्य अंग माना गया है संविधान का। तो इन्हीं लोकसभा और दूसरा जो ये राज्यसभा है, ये जो राज्यसभा है, राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन, यानी कि चतुर्थ अनुसूची में है कि किसी भी राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होंगी, कहीं कुछ है, कहीं 40 है, कहीं 80 है, कहीं कुछ है। तो जैसे देख लीजिए हमारा जो यूपी हो गया, यूपी में सबसे अधिक सीट है। ये किसने निश्चित किया? चौथी अनुसूची ने तो निश्चित किया कि यहाँ सीट का बंटवारा करना है। ये चूंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो अभी वर्तमान में वहाँ सबसे अधिक सीट संख्या है। वहाँ तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबकी सीट संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से उससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि कहाँ लोकसभा की सीट संख्या सर्वाधिक है यूपी, कहाँ राज्यसभा की है सर्वाधिक, कहीं कहाँ विधान परिषद की है, कहाँ विधानसभा की है। 4 ऑब्जेक्टिव उधर से भी आ गए। और ये है कि चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है। अब देख लीजिए, जब घर में आ गए, खाना खा लिए और शपथ ले लिए कि हम घर को नहीं कुछ करेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे सामान, तो उसके बाद आपको कुछ सीटें मिले, यानी कि आपको अपना अपना कमरा मिल गया। सीट का मतलब है आप अपने अपने कमरे में रहेंगे, अपना अपना आपको सीट मिल गया। अब उसके बाद देखिए, ऐसे चीज़ें ध्यान रहेंगी, अब बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ मैं इसीलिए। अब 5वीं अनुसूची आ गई, चौथी अनुसूची के बाद 5वीं अनुसूची। इसमें क्या है? SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, जिसे आप SC ST कहते हैं। तो इस SC ST के प्रशासन संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अब आप जब घर में आ गए, खाना खा लिए और उसके बाद शपथ ले लिए, रूम मिल गया, तो उसके बाद आपके मम्मी पापा कहेंगे कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो होते हैं उसको घर में वैसे भी विशेष प्रावधान दिया जाता है। मतलब वो कुछ कुछ गलतियाँ भी करें तो उन्हें क्षमा कर देते हैं, उनमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है उन्हें। तो इस तरह से SC बुजुर्ग हो गए, घर के जो छोटे और बुजुर्ग होते हैं वो सबसे ग्रेट होते हैं, उन्हें ग्रेट रखना भी चाहिए। तो इस तरह से उन्हें विशेष प्रावधान दिया गया। आप ध्यान में रखेंगे कि SC ST को 5वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अनुसूची में वर्णन किया गया है SC ST के प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान का, तो वो 5वीं अनुसूची में, या फिर पूछ ले कि 5वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो SC ST के लिए विशेष अधिकार। अब आइए 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में हमारे देश के जो 4 मुख्य राज्य हैं, जैसे हो गया त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको कि प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया, प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया है। यानी कि इनका जो नियम कानून होगा वो विशेष होगा। ये अपने तरीके से जो अपना नियम कानून होगा वो सबसे कठोर रख सकते हैं, सबसे कम रख सकते हैं, जो भी ये रखें। तो इनका जो है त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय को प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, जब आप घर में आ गए, खाना खा लिए, शपथ ले लिए, घर को नहीं बिगाड़ेंगे, आपको अपना कमरा मिल गया, बूढ़े बच्चे को अलग अलग सीट मिल गया, अलग अलग स्थान मिल गया, उसके बाद आपके घर में कहा जाएगा कि जो मम्मी पापा हैं या आपके बड़े भैया भाभी जो जॉब कर रहे हैं, या जो विशेष व्यक्ति हैं, कह लीजिए हम लोग तो अभी स्टूडेंट हैं तो घर के लिए तो विशेष है नहीं, तो जो विशेष व्यक्ति है उन्हें विशेष प्रावधान दिया गया। यानी बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ के जो विशेष व्यक्ति हैं, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मान लीजिए आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भैया है, बड़ी बहन है, तो इन 4 को विशेष प्रावधान दिया गया है घर में। तो ये हो गया 6ठी अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में आ जाइए। 7वीं अनुसूची में क्या कहता है? 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्य। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि ये केंद्र और राज्य को आप अपने मम्मी पापा मान लीजिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी मम्मी करेंगी, आप पर कुछ नियम कानून आपकी मम्मी लगाएगी, और कुछ अदर नियम कानून होंगे जो आपके पापा लगाएंगे। जैसे मम्मी घर में रहती है तो ये मत करो, वो मत करो, पापा आते हैं तो वो डांट लगाते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो इस तरह से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये 7वीं अनुसूची में। इसमें
3 प्रकार का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि 7वीं अनुसूची में किनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो केंद्र और राज्य। और कितने तरह से विभाजन किया गया है, तो 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान से सुनिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये जो संघ सूची है ये क्या है, आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो संघ सूची वैसा सूची है, संघ का मतलब होता है केंद्र, संघ का मतलब केंद्र होता है, सेंटर जिसे कहते हैं, केंद्र जिसे कहते हैं, मुख्य जिसे कहते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं, वो नियम कानून आते हैं जिस पर कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जिस पे सिर्फ मम्मी ही बोल सकती है, पापा नहीं बोल सकते, तो वही संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार ही सिर्फ कानून बनाएंगी। अब राज्य सूची आ गया, तो राज्य सूची वैसे विषय हैं जिस पर सिर्फ राज्य ही कानून बनाएगी, यानी कि सिर्फ आपके पिताजी कुछ चीज़ों पर कानून बनाएंगे, मम्मी उसमें कुछ नहीं बोलेगी। तो संघ सूची के तहत केंद्र सरकार है वही कानून बनाएगी, राज्य सूची के तहत राज्य सरकार बनाएगी। और जो ये समवर्ती सूची है, इन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगी, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक तो आता है कि संघ सूची में कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। अब जैसे ले लिए साइबर क्राइम ले लिए, जैसे हैकिंग करना वगैरह वगैरह, तो साइबर क्राइम पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, वो केंद्र के अंतर्गत आता है, उस पर केंद्र सरकार। जैसे रेल ले लिए, रेल ट्रेन जिसे कहते हैं, तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएंगी, ये इसका नियम है। अब आता है राज्य सूची, तो राज्य सूची के तहत वही कानून बनाएगा सिर्फ राज्य सरकार। जैसे अब किसी राज्य की योजना है, मान लीजिए उज्ज्वला योजना जानते होंगे, एलपीजी गैस को लेकर जो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी यूपी के बलिया क्षेत्र से। मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आता है और आपने आज सुना है तो आप इसे आज ध्यान ही रख लें। यहाँ मैं लिख देती हूँ, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। कहाँ से हुआ? यूपी के बलिया से हुआ। और ये किससे संबंधित है? ये एलपीजी गैस से संबंधित है। आपके घरों में जो महिलाओं को एलपीजी गैस दिया गया उन्हीं से ये संबंधित है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इनका लक्ष्य था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे अब राज्य हो गया, तो ये जो कानून था ये राज्य के अंतर्गत था, चूँकि यूपी से प्रारंभ हुआ, तो इस पे जो कानून बनाई ये यूपी के सरकार ने बनाई, ये यूपी के सरकार ने कानून बनाए, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को था। और 249 अनुच्छेद के तहत कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें कि ये भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी कि राज्य सूची को विशेष प्रावधान है पर ये संघ भी उसमें कानून बना सकता है, कुछ चीज़ों पर बोल सकता है। जैसे आपके पापा डांटते रहे, नियम है कि मम्मी नहीं बोलेगी, लेकिन जब मम्मी को गुस्सा आ गया तो मम्मी ने भी कुछ बोल दिया कि चलिए छोड़ दीजिए, बच्चा है नहीं जाने दीजिए। तो मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ये जो केंद्र राज्य है इनमें केंद्र राज्य समवर्ती सूची, इस पर ये दोनों मिल के कानून बनाते हैं, दोनों मिल के कानून बनाते हैं। जैसे कि जल ले लिए, वन ले लिए, वन पेड़ पौधे, तो इन सब में ये दोनों मिल के कानून बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि रेल पे कानून कौन बनाता है, तो इस योजना पे कानून कौन बना सकता है, तो इस पे वन पे कानून कौन बना सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ तक याद होगी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अब 8वीं अनुसूची में आ जाइए। 8वीं अनुसूची में आ जाइए। 1 सेकेंड, पूरा गंदा हो गया।
8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। भाषा यानी लैंग्वेज का वर्णन किया गया। 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। क्योंकि जिस समय संविधान बना था उस समय यहाँ मात्र 14 ही भाषा प्रमुख थे, 14 भाषा ही प्रमुख थे जिस समय संविधान बना था। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। 14 भाषाई प्रमुख थे जिस समय संविधान बना था। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा, और वर्तमान में कितनी भाषा है संविधान में, तो 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा है जिसे कि विशेषाधिकार प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में है। तो इस तरह से सबसे इसके बाद भाषा का आता है। जब सारे नियम कानून बन गए, शक्तियों का बंटवारा हो गया, तो अच्छे से घर में अच्छा लैंग्वेज यूज करना है, अच्छे से बात करना है, किसी को डांटना फटकारना नहीं है। तो इस तरह से ये मान लीजिए भाषा आ गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में, जब संविधान 1950 में बना, जैसे कोई नियम कानून बन गया और अगर अच्छा नहीं लगा कि ये नियम कानून सही नहीं, तो इसमें संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करते हैं। तो इसी बदलाव का प्रावधान लाया गया। तो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का प्रावधान। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 368 में। उसके बाद है कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। तो 9वीं अनुसूची पहला संशोधन हुआ और इसमें प्रावधान किया गया कि कुछ ऐसे कानून होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको कि लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, न्यायपालिका को चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते कि ये गलत है, ये सही है, इसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये विशेष अधिकार हो गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची आ जाइए। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची तो फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दल बदल कानून को लेकर है 10वीं अनुसूची। यानी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर थे तो उन्होंने 52वां संविधान संशोधन लाया। 52वां संविधान संशोधन कब लाया? 1985 में उन्होंने 52वां संविधान संशोधन लाया, जिसमें कि कहा कि कोई भी व्यक्ति, जैसे दल है, राजनीतिक दल, भाजपा ले लिए, कांग्रेस ले लिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो ये सब राजनीतिक दल हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल यदि अपने दल को छोड़ के, यानी भाजपा में भी अमित शाह है, वो अपने दल को छोड़कर अगर कांग्रेस में मिल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे दल में मिल जाता है, तो उसके जो सत्ता है, उसका जो शासन है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसे हटा दिया जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ये 10वीं अनुसूची में है। आपको दल बदल नहीं करना। आप मम्मी की तरफ से बोलते हैं तो मम्मी की तरफ से ही बोलेंगे, पापा की तरफ से नहीं बोलना है। तो ये दल बदल है 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी के समय में हुआ। तो अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा तो आपको भी बनाना है। अब आ जाइए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? तो आप पंचायती राज का नाम सुने होंगे, पंचायती राज का नाम सुने होंगे। इस पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में विशेष दर्जा, यानी कि इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को स्थान दिया गया। पंचायत के लिए जो नियम कानून होते हैं उनको स्थान दिया गया इस 9वीं अनुसूची में। इस 11वीं अनुसूची में इस पंचायती राज को स्थान दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 9 के क में। तो आपसे अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज का संबंध 73वां संविधान संशोधन से है 1992 में। जैसा कि ये अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 40 में। अब 12वीं अनुसूची आ जाइए, अंत में है 12वीं अनुसूची। नगर पालिका का वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। यानी कि जो इसी के जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके तहत नगर पालिका यानी ग्रामीण, इसमें तो था पंचायती राज में ग्रामीण इलाकों के लिए, और ये नगर पालिका में शहरी इलाकों के लिए।
आपके भी शहर में नगर पालिका है, वो भी आपके लिए काम करती है, जैसे गंदगी को समाप्त करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना हो या फिर सड़क के बारे में कुछ हो, लाइट की व्यवस्था करनी होती है, ये सब काम नगर पालिका करता है। तो इसी नगर पालिका का उल्लेख किया गया 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये सबसे आखिरी था और ये यहाँ पर मैंने 12 अनुसूची के बारे में आपको डिटेल से बता दिया, उसके लिए ट्रिक भी बता दी। आपको ध्यान रहेगा, आप बस नोट कर लीजिए और ट्रिक से सोचिए, आपको चीज़ें याद रहेगी। कोई जादू नहीं होता है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोई जादू नहीं होता है, माइंड पे बिना प्रेशर लेने याद करना, लेकिन एक समझ होती है कि इस तरह से समझ के हमको चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपको भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए तो यही है, कल मैं फिर एक सर्वोत्तम टॉपिक लेके आऊँगी, सुपीरियर टॉपिक लेके आऊँगी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, अपने अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं कल फिर।